हाय गाइज, एक बार पुनः स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको वास्तविक संख्या यानी कि क्लास 10th का लेसन जो है, लेसन फर्स्ट वास्तविक संख्या का परिचय दे दिया है। और आपको एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ कि हमने वास्तविक संख्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिथम और साथ में एचसीएफ और एलसीएम का पूरी बढ़िया तरह से आपको अध्ययन करा दिया हूँ। तो मैं पूरी थ्योरी देने का जो वादा किया था तो वो पूरा करूँगा। अभी एक थ्योरी छूट गया है, उसको मैं लिख देता हूं। पहले जो नए लोग हैं उनके लिए लेसन का नाम लिख लिया जाए। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो मात्र एक ही थ्योरी दूंगा, उसके बाद उदाहरण और चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। संख्या और पावर n के शून्य पर समाप्त होने की शर्त। क्या वो शर्त है उसको देखिए। नहीं समझ में आएगा कि क्या कह रहा है थ्योरी, समझ में आएगा। जैसा कि कह रहा है संख्या कह रहा है, हमने यहाँ संख्या लिख दिया और ऊपर n मतलब भी कोई संख्या है। जैसे कि अगर आप पिछली कक्षा में एक्सपोनेंट और पावर पढ़े होंगे यानी कि घात घातांक पढ़े होंगे, तो अगर लिखा हुआ है 2 के पावर 3 तो ऊपर वाली संख्या को हम लोग पावर ही बोलते थे यानी कि आधार, और नीचे वाली संख्या को हम लोग बेस बोलते थे। बेस मतलब पावर मतलब घात और बेस मतलब आधार, ये पढ़ते थे। तो कोई भी संख्या है उसका पावर जो लिखा हुआ है ये शून्य पर समाप्त कब होगा उसके लिए हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि 2 के पावर यहाँ 3 लिखा हुआ है तो आप इसको 2 इंटू 2 लिख देंगे यानी कि 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। ये शून्य पर समाप्त हुआ का नहीं समाप्त हुआ। 2 के पावर 5 लगा दीजिए, 4 लगा दीजिए, 6 लगा दीजिए, 7 लगा दीजिए। तो 2 इंटू 2 कितनी बार? 5 बार। 1 2 3 4 5। तो आप इसका गुना कराएं। 2 दूनी का 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना का 32। ये शून्य पे समाप्त हुआ का ना। तो क्या हम लोग बार बार 5 6 7 8 बिठा करके दिन भर चेक करते रहेंगे? तो नहीं चेक करेंगे। उसके लिए ही ये थ्योरी चलेगी और उसके लिए ही ये काम करेगा। देखते हैं हम यहाँ क्या शर्त है। शर्त जान जाइए, बार बार घात बिठा करके चेक नहीं करना पड़ेगा। यहां लिख लेता हूं मैं नोट। संख्या और पावर n शून्य पर समाप्त तभी होगी। हाँ, शून्य पर समाप्त तभी होगी जब आधार यानी कि बेस, आधार पता है ना, आधार तो पता होगा, अभी बताया मैंने। आधार के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों, केवल एक नहीं दोनों होना चाहिए। 2 और 5 दोनों। जैसे अगर आपसे कह दे एग्जाम्पल कि संख्या
6 के पावर n पर विचार कीजिए कि क्या यह शून्य पर समाप्त होगा, शून्य पर समाप्त होगा। तो देखिए 6 पे 1 लगाइए, तो 6 पे 2 लगाइए, 6 × 6 36 हो गया, शून्य पर समाप्त नहीं हुआ, यहाँ पे भी शून्य पर समाप्त नहीं हुआ। 6 के पावर 3 6 गुना 6 गुना 6 छः के 36 36 का 216, अभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हुआ है। तो क्या मैं दिन भर रखते रहूंगा, 4 5 6 रखते रहूंगा, गुना कराते रहूंगा, तब तो बहुत देर हो जाएगी और हमको देर नहीं करना है। तो हम लोग थ्योरी के बाद पढ़ते हैं। कह रहा है कि संख्या n शून्य पर समाप्त तभी होगी जब आधार के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो। मतलब जो है ये नीचे वाला जो है, इस ऊपर क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, नीचे क्या लिखा हुआ आधार उसको देखना है। तो आधार को तोड़िए, 6n यहाँ लिखा हुआ है ना, तो 6 को तोड़िए ना, 6 को तोड़ने आता है आप लोग, 2 गुना 3, तो इसको यहाँ मैं लिखता हूँ 6 मतलब 2 गुना 3 और पावर n। इसके आधार के गुणनखंड में 2 तो आया है लेकिन 5 नहीं आया है, इसका मतलब जो है ये अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं समाप्त होगा ये तो मालूम ही है। संख्या 6n 2 × 3 तोड़ लिया हमने और n डाल दिया, तो जो टूटा हुआ है उससे जाकर पूछे कि क्या इन दोनों में 2 और 5 दोनों को आया है, तो नहीं आया है। 2 और 5 के अतिरिक्त एक दूसरी संख्या 3 आ गई है, तो ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो लिखेंगे यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी क्योंकि इसके आधार के गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है। कभी भी कितना भी डाल दीजिए ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो एक बार मैं हट जाता हूं, आप देखिए बढ़िया से, नोट कीजिए, कॉपी कीजिए इसको। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। अगर कह दिया जाए 20, दूसरा उदाहरण है 20n शून्य पर समाप्त होगा, शून्य पर क्या 20n शून्य पर समाप्त होगा? क्या 20n शून्य पर समाप्त होगा? पूछ रहा हमसे, बताइए शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं। आप लोग तो जान चुके हैं, पर देख के बताइए तो शून्य पर समाप्त होगा। तो कुछ भी नहीं करना है, ये नीचे वाला जो आदमी है ना 20, इसे कवर पे n लिख लीजिए, यानी कि पावर n लिख लीजिए और 20 का गुणनखंड कर दीजिए, बस एक ही काम हो गए। 2 10 2 5, इसको लिखिए 2 × 2 × 5 पावर n। अरे ये तो 20 ही तो है और n जेम लगा दिया। अब मैं यहाँ देखता हूँ कि ये जो आदमी है इसमें 2 और 5 दोनों को आया है, तो हाँ आया है, दोनों को ही आया है, इसका मतलब जो है ये शून्य पर समाप्त हो जाएगा। लिखेंगे इसमें, हाँ दी गई संख्या शून्य पर समाप्त होगी, क्योंकि इसके आधार के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों है, 2 और 5 दोनों है, यही तो है।
किसी भी प्रकार की संख्या आ जाए तो आधार को तोड़िए। अगर आधार को तोड़ करके पूछिए कि 2 और 5 दोनों को आया है का, अगर 2 और 5 दोनों को आया है तो वो 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे प्रूफ देख लीजिए, इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। 20 के पावर 1, 20 के पावर 2, 20 के पावर 3, 20 एकम 20, 20 गुना 20, 2 बार तो है, पावर 2 है तो 2 बार, और 20 गुना 20 गुना 20 कितनी बार लेना है, 3 बार। तो ये 20 ही है और ये है 20 दुना का 20 गुना करेंगे तो 400, और 20 का 3 बार कराइए तो 2 दूनी का 4 से 2 का 8 और 3 को 0। देखिए 0 पर समाप्त हो रहा है, प्रूफ भी कर दिया। अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते हैं उदाहरण में। कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है, जैसा पहले पढ़ते थे वैसे ही पढ़ाई होगा। अब बिल्कुल बढ़िया समझ में आएगा। अगर आपके पास बुक है तो बुक निकाल कर रख लीजिए अपने सामने, और बुक से उदाहरण का क्वेश्चन जो है आप पढ़िए। मैं लिखने वाला हूं एग्जाम्पल 1, 40 52 और 12,576 का एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात करें। देखिए बिल्कुल यही क्वेश्चन होगा। तो अभी हम लोग पिछले ही वीडियो में पढ़े थे, यूक्लिड विभाजन मतलब होता है भागा लगाना, और एल्गोरिथम का अर्थ जो है स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध होता है। यानी कि भागा तो आपको लगा करके एचसीएफ निकाल लेना है, लेकिन उस एचसीएफ को प्रकट करने के लिए, दिखाने के लिए स्टेप चाहिए, एल्गोरिथम चाहिए। तो एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे भागा लगाएंगे। तो भागा हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं। हमने उसी समय कहा दिया था ब से बड़ा और ब से बीच में, यानी कि बड़ी संख्या को बीच में और छोटी संख्या को साइड में रखिए। तो बड़ी संख्या को लिखिए 12,576 और भागा लगाएगा 40 52। तो हम लोग 3 से चलेगा, एक बार 3 से चल के देखते हैं। 3 दूना का 6, 3 5 15 और हासिल 1 लग गया यहाँ पे, 3 चौका 12, ठीक है। 0 और ये बचा 2 और ये बचा 4। 12 में से 5 जाएगा तो 7 में से 5 जाएगा 2 और 5 में से 4 जाएगा 1 जाएगा तो 4, अरे तो खत्म हो गया। अब यहाँ से हमने उसी समय कहा था जो शेष पर बचा है उसको ज्यों के त्यों रख दीजिए और ऊपर वाली संख्या को यहाँ पे लाइए। यानी कि भाजक जो है बार बार बीच में आते रहेगा, तब तक आते रहेगा जब तक पूरी तरह से विभाजित न हो जाए। तो हम लोग अब कितने से चले, 9 से चल के देखते हैं। 9 से 0 से 0, 9 चौका 36 की 6, हासिल लगा 3, 9 4 9 गुना 18 की 8, 18 के 8 हासिल लगा 1 और 9 चौका 36, 1 हासिल 37। माइनस कीजिए 2 और 15 में से 8 जाएगा तो 7 और 9 में से 7 जाएगा तो 2 और ये खत्म हो गया, यानी कि 272 बच गया। अब इस 272 का 420 से भागा लगाइए, 420 एक बार में चले क्योंकि दूसरे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 272। 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा 8 और ये 11 में से 7 जाएगा तो बचेगा 4 और ये बचा 1। फिर यहीं पर रखने दीजिए, ऊपर वाले भाजक को लाइए यहाँ पे 2 7 2, तब तक करते रहिए जब तक कट ना जाए। चलिए देखते हैं आगे, एक बार में जाए 148। 12 में से 8 जाएगा तो 4 और ये बच गया 6। 6 में से 4 जाएगा तो 2 और ये बचा 1। अब इसे को जेब के यहीं रखना है और ऊपर से आदमी को बुला लेना है। हर एक बार मैंने ऊपर से बुलाया है, देख लीजिए हर एक बार ऊपर से बुलाया है। तो एक बार में चले 124, ये बचा 4, ऊपर से आएगा 2 और ये तो खत्म। फिर इस 24 का 124 से भागा लगाइए,
24 पाँचे 120, 24 पाँचे 120, बचा 4, ये तो खत्म। इस 4 का भागा अब 24 से लगा दीजिए, 4 छक्का 24, कट गया। देखिए कटा हुआ आदमी, या इसको शून्य भी लिख सकते हैं, का लिख सकते हैं, काट मतलब शून्य होता है। तो बचा हुआ आदमी के ठीक ऊपर हुआ, यानी कि जो कट जाएगा उसके ठीक ऊपर वाला भाजक ही अपना कहलाएगा एचसीएफ, यानी कि इसका एचसीएफ जो है 4 आया है। तो इतना काम तो हमने 1 नंबर के लिए किया, यूक्लिड विभाजन किया। अब एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप लिखने का प्रयोग करते हैं हम लोग। लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड, हमारे पास जगह नहीं है, आप नीचे ही लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन से, या यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी लिख सकते हैं। क्या कह रहा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 बड़ा बराबर आर छोटा डी। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, हर एक बार देखेंगे कि हमने उस समय ही बताया था कि जब हम लोग भागा लगाते हैं तो ये बीच वाला ए, ये बी, ये क्यू और ये आर। तो आपको जहां जहां ये दिखाई दे रहा है, देखिए एक स्टेप में ए बी क्यू आर, फिर यहाँ चलेंगे तो ए बी क्यू आर, फिर यहाँ से भी भाग लगाने का काम किया हूं तो ए बी क्यू आर, हर एक बार वही काम करते चलना है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का काम 12,576, 12,576, और बी और क्यू के बीच में गुना लगा रहता था, तो बी गुना क्यू 4052 गुना 3 और प्लस आर की जगह पे 420। यहाँ तक हमने काम कर लिया है। अब यहाँ आते हैं, ए बराबर बी गुना क्यू और प्लस आर, ए बराबर 4052 बराबर बी गुना क्यू यानी कि 420 गुना क्यू 9, आर के जवाब पे 272। फिर यहाँ से तो काम चालू हुआ है, ए बराबर बी गुना क्यू और प्लस आर। अरे बीच में वाला तो ए है, बी है, क्यू है, आर है। देख लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ रब में, घबराइएगा नहीं, ए बी क्यू और नीचे रहता है आर। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि अब हो जाएगा 272 बराबर बी क्यू 148 गुना आर की जगह पे गुना क्यू की जगह पे 1 और आर की जगह पे 124। एक बार फिर चलिए, 148 बराबर 124 गुना 1 और प्लस 24। फिर आगे चले, 124 बराबर 24 गुना 5 और प्लस में बच गया है 4। फिर नीचे वाला स्टेप में ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, यानी कि 24 बराबर 4 गुना 6 और प्लस 0। जब भी शून्य आ जाए, इस तरह का स्टेप लिखा हुआ है, बताया इसमें से कौन है, तो जब भी स्टेप में शून्य आ जाए नीचे वाले स्टेप में, उसके पहले वाला भाजक ही एचसीएफ कहलाता है। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि एचसीएफ ऑफ 4052 अब 12,576 कितना हो गया है? 4 हो गया है। यही तो है। कुछ दिक्कत है? किसी को कुछ दिक्कत है? दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार देख लीजिए फिर से। चलते हैं उदाहरण नंबर 2 के पास, एग्जाम्पल 2 के पास चलते हैं। हाँ, किताब अपने सामने रखेंगे। किताब जो है जिसके पास है अपने सामने रखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, देखते हैं। कर रहा है एग्जाम्पल नंबर 2, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, पूर्णांक पढ़े थे ना, समपूर्णांक 2q के रूप के होता है जबकि प्रत्येक धनात्मक
प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। इस क्वेश्चन को अगर समझ लिया और इसके बाद आने वाले क्वेश्चन को समझ लिया तो वादा करता हूं कि पाठ के आप 4 क्वेश्चन को बनाएंगे। हाँ, और मैं इसको बिल्कुल समझाने का हर संभव प्रयास करूंगा, कि आपको समझ में आ जाए। तो देखते हैं क्या हो रहा है। कह रहा है अच्छा 2q में आप शून्य जोड़ सकते हैं का, और यहाँ पे जोड़ दिया ही है 2q + 1। तो देखिए यूक्लिड विभाजन कह रहा था a बराबर bq + r, कह रहा था a बराबर bq + r। इसका मतलब जो है q के साथ में जो लगा हुआ आदमी वही तो b है, और प्लस के बाद जो लगा हुआ है वही आदमी r है। इसका मतलब जो है यहाँ पे रिमाइंडर 0 है और यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 1 है, और यही तो है अपना b। आगे पता ना, यही तो b है और ये q है। q मतलब क्यूटिएंट यानी कि भाजक। ऐसे भागा लगा रहे थे ना भाई, a b q और यहाँ पे r, तो यही तो b है और यही तो r है, यही q है, यही तो है। यहाँ देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। q के सटा हुआ जो है उसी को पकड़ लीजिए, सब पता चल जाएगा। यहां लिखेंगे सॉल्यूशन लिखता हूं मैं। माना ए कोई धन पूर्णांक है, ए कोई धन पूर्णांक है और b बराबर 2 है। ए कोई धन पूर्णांक है और b बराबर 2 है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कह रहा है देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो आप जान ही चुके हुए, तो लिखा हुआ है a बराबर bq + r, ये नहीं लिखा हुआ है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही तो कर रहा था, a बराबर bq + r, लेकिन एक शर्त लगा रहा था जहां 0 बड़ा बराबर r छोटा b, यानी कि इस r का मान जो है, हमने पहले भी कह दिया था, इस r का मान जो है 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर भी होगा, लेकिन b से छोटा होगा। फिर से 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन b से छोटा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो पिछला वीडियो में हमने बता दिया इसके बारे में बहुत बढ़िया तरह से, आप जा करके देख लीजिएगा। तो a बराबर bq + r, जहां 0 बड़ा बराबर r और छोटा b। अब देखिए आपको b का मान आपने रख लिया है कितना 2, कहां से रखा हूं, यहीं से रखा हूं। q के साथ जो रखा था उसका नाम होता था b। तो हम मान रखेंगे a बराबर b का काम किसका है भाई, 2 का है, अब बीच में लगा हुआ है गुना 2q + r की जगह पे j देते हो। जहां फिर से वही बात उतार दीजिए, जहां 0 बड़ा बराबर r छोटा जो है b। तो अब देखिए आपको r का एक मान मिल जाएगा यहीं से। कैसे मिल जाएगा भाई, और यहाँ b का मान जो है थोड़ा सा लिख दीजिए। आप क्या रखे हैं, b का मान क्या रख दिए हैं, 2 रख दिए हैं। तो अब r का मान ये बता रहा है कि r का मान 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 2 से छोटा होगा। अब तो बताया गया होगा कि r बराबर अपने पास 0 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, लेकिन 2 से कभी भी छोटा होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। यहाँ बराबर नहीं लगा हुआ है, मतलब 2 नहीं होगा, 2 से छोटा हो जाएगा, लेकिन 0 के बराबर भी हो जाएगा, कभी भी b से छोटा, यानी कि 2 से यहाँ पे छोटा रखना है। तो अब बारी बारी से आपके पास r का 2 का मान आ गया है, 0 और 1। इसको रख लीजिए। तो लिखेंगे r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर रखिए a बराबर bq + r। तो a बराबर b का मान 2 और q का मान q और r का मान 0। तो 2q में 0 जोड़िएगा तो 2q ही ना होगा। तो a बराबर 2q। फिर से रखिए r बराबर, स्पेस का अभाव है, आप जैसे लिखते हैं वैसे लिखिएगा। r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर a बराबर bq + r, जो भी मान आएगा इसी पे रखेंगे हम लोग।
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी का मान 2 और क्यू अब प्लस आर की जगह पे आप कितना रखिए, आर की जगह आप कितना माने हैं, 1 माने हैं, 1। तो ए बराबर 2 प्लस आर, चर और अचर हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं, तो जब कितने छोड़ देंगे। इसका मतलब जो है क्वेश्चन जो कह रहा था वो सब आ गया है, यानी कि 2 प्लस 1 के रूप का आएगा तो विषम पूर्णांक कहिएगा। क्या कहिएगा, विषम पूर्णांक। और 2 के रूप का आएगा तो क्या करना होगा, सम पूर्णांक करना होगा, सम पूर्णांक। ठीक है, जो आया उसको हमने लिख लिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन को, उदाहरण 3 देखते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य चैप्टर वाइज टोटल सॉल्यूशन कराना है, तो मैं एक ही एक क्वेश्चन को कराऊंगा। उदाहरण नंबर 3 क्या कहेगा, ठीक इसी तरह का बताएगा, और वहां तक जाते जाते 2-3 क्वेश्चन करते करते आप बिल्कुल क्लियर हो जाइएगा, ये तो मेरा दावा है, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। कह रहा है दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। क्वेश्चन को तो हमको देखना पड़ जा रहा है, क्योंकि आप किताब लेकर बैठे नहीं हैं। अगर बैठे हैं तो देखिए, अगर नहीं लेकर के बैठे हुए हैं तो हमको तो देख के लिखना पड़ेगा आपको। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। से वही क्वेश्चन है ना, वहां 2q के रूप का था, यहाँ 4q के रूप का है, तो हमने कह दिया था कि q के साथ में जो भी यहाँ पे लगा रहेगा वही तो b होगा, q के साथ में जो लगा रहेगा वही तो b होगा, और वहां पर 2q था तो q के साथ में जो भी लगा रहता था उसका नाम क्या होता था, b होता था, तो b हो गया। तो अब देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको, देखते हैं हम लोग। आप कैसे का बनाएंगे, सब उसी तरह से बनाएंगे जैसा हमने पहले बनाया है। तो मानेंगे, माना ए कोई धन पूर्णांक है, ए कोई धन पूर्णांक है और b बराबर 4 है। ए कोई धन पूर्णांक है और b बराबर 4 है। कहां से 4 लिया, हमने बता दिया था कि q के साथ में जो भी रहेगा b कहलाएगा। अब यूक्लिड विभाजन से चलते हैं। यूक्लिड विभाजन से a बराबर बी क्यू प्लस आर, और ये शर्त लगा रहे थे जहां 0 बराबर आर छोटा b, यानी कि इस b का मान, फिर से वही बात मैं बोल रहा हूँ कि इस b का मान जो है और r का मान जो है, और ये 0 क्या कह रहा है, हमने बता दिया है कि इस r का मान जो है 0 और b के बीच में होना चाहिए या 0 भी होना चाहिए। जैसे आप मान रखेंगे, b का मान कितना रखा हमने, 4, तो जहां पे भी b दिखाई दे रहा है वहां पे आप जो है 4 रख दीजिए। तो a बराबर 4q प्लस r, जहां देखिए हमने b की जगह पे रख दिया है 4, और यहाँ पे भी आएगा तो हम लोग रख देंगे 4, जहां 0 बराबर r छोटा जो है 4, अर्थात कह रहा है कि r का मान जो है 0 के बराबर, यानी कि 0 को भी ले लीजिए और 4 से छोटा ले लीजिए, 0 को भी ले लीजिए और 0 से बड़ा भी ले लीजिए, लेकिन 4 से छोटा लीजिए। तो अगर आपको कहा जाए कि आप
4 और 0 के बीच की संख्या बताइए, यानी कि 0 को ले भी लीजिए और 4 से छोटा बताइए। तो 4 से छोटा है मतलब 4 नहीं आएगा। देखते हैं कौन कौन सा आएगा। r बराबर मिल गया 0, 1, 2 और 3, यानी कि 4 से छोटा लिखना था। अब हम बारी बारी से यहाँ पे r का वैल्यू जो है b का मान मिला हुआ ही था, और r का जो वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4, 3 तक हम लोग रखेंगे, यानी कि r बराबर 0 रखने पर, रखिए r बराबर 0 रखने पर, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, स्पेस का अभाव है, रखने पर 4 मान को रखना है। तो a बराबर बी क्यू प्लस r, a बराबर b का काम कौन कर रहा है, b का काम कर रहा है 4, q और r की जगह पे 0। a में a बराबर 4q में 0 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 4q हो जाएगा। अभी क्यों रखते चलेंगे, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। r बराबर 1 रखने पर a बराबर बी क्यू प्लस r, a बराबर b का काम 4 और q प्लस r की जगह पे 1। अब तो नहीं जोड़ सकते इसको, चराचर हो गया है। r बराबर 2 रखने पर रखिए। तो a बराबर बी क्यू, अब तो आप लोग रख ही रहेंगे, a बराबर b का काम 4 और q और r की जगह पे 2 छोड़ दीजिए। r बराबर 3 रखने पर रखिए, आप लोग कब रखने आ गया है। a बराबर बी क्यू प्लस r, a बराबर 4q प्लस 3। हाँ ध्यान दीजिए इधर 4q प्लस 3, देखिए इधर 4q प्लस 3, 4q प्लस 1, इसी की तो चर्चा कर रहा था क्वेश्चन, इसी की चर्चा जो है क्वेश्चन कर रहा है। यानी कि r का मान जो हम लोग को रखने का रहा था 3 तक, हमें रख लिया और जवाब भी आ चुका है। जवाब क्या आ चुका है, तो ये जो है इसको कारण था, देखिए सबको क्या कहना है, विषम पूर्णांक कहना है, यानी कि इसका नाम दे देंगे हम लोग विषम पूर्णांक, और यहाँ पर रख देंगे हम लोग फिर से विषम पूर्णांक। इन लोगों को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये लोग सम पूर्णांक हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से। अब तो हो गया होगा, चलेंगे अब उदाहरण की तरफ और देखेंगे वो उदाहरण क्या कह रहा है। याद करिएगा इसी टाइप का क्वेश्चन जो है पाठ में भी 2 से 3 आपको मिलेंगे और आप बिल्कुल आसानी तरह से उसको बना लेंगे। थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो मैंने कह ही दिया है कि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराते लेके चलूंगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं। उदाहरण नंबर 3 के बाद उदाहरण नंबर 4। देखिए उदाहरण नंबर 4 का कह रहा है, एक मिठाई विक्रेता है, हाँ एक है मिठाई विक्रेता है, उनके पास 420 काजू की बर्फियां हैं, काजू की बर्फी और 130 बादाम की बर्फी है, 130 बादाम की बर्फी है। शायद यही क्वेश्चन होगा। बुक आपके सामने है, आप इसको देख लीजिए, मैं भी देख लूं, गलती ना हो जाए। हाँ यही है। एक काजू विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फी और 130 बादाम की बर्फी है। वह है बारात में सोच रही है, जो उसका मिठाई से रहने वाला बारात है, वो सोच रही है इस बारात में कम जगह में अधिक बर्फी को रख ली, यानी कि बर्फी तो है ज्यादा, जगह है कम। तो पिछला वीडियो में हमने जब एचसीएफ और एचसीएफ पढ़ाया था तो उसमें हमने कहा था वो कि देखिए जब अधिक से अधिक की बात आएगी तो आपको एचसीएफ निकालना है और कम से कम की बात आएगी तो आपको एलसीएम निकालना है। तो आप क्वेश्चन पढ़ करके बताइए कि इसमें अधिक से अधिक की बात हो रहा है कि कम से कम की बात हो रहा है।
भाई मिठाई है ज्यादा और स्पेस है कम, इसका मतलब एक पे ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ज्यादा रखना पड़ेगा। तो ज्यादा की जब बात हो रही है, इसका मतलब जो है ये एचसीएफ ही निकलवाएगा। हाँ, प्रत्येक प्रश्न में ध्यान रखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा की बात जो करेगा तो हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और कम से कम की बात करेगा, अरे भाई एचसीएफ का फुल फॉर्म था ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम, यानी कि महत्तम मतलब अधिक से अधिक, तो यहाँ पे निकालेंगे। और एचसीएफ निकालने के दो विधियां हमने बता दी है आपको, एक भाग विधि द्वारा और एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो मैं दोनों तरह से भी बना के दिखा दूंगा, और यहाँ पे कोई विधि का नाम नहीं है, तो आप जो मन करे उस विधि से बना सकते हैं। तो मैं अभी भाग विधि का चयन कर रहा हूँ। वही काम, ब से बड़ा और ब से बीच में, यानी कि बड़ा जो दोनों में है उसको बीच में रखिए, ब से बड़ा ब से बीच में, भूलना नहीं है। ब से बड़ा यानी कि बड़ा आदमी को बीच में रखिए और छोटा आदमी को साइड में रख दीजिए। भागा लगाइए तो 3 बार में जाइए तो 33 39, कितना बचेगा 0। 12 में से 9 जाएगा तो 9 3 12, और ये तो खत्म हो गए। अब जो बचा हुआ आदमी उसको यहाँ बोलाइए 130, 3 चौक का 12 120, 10 बच गया। इस 10 को, बचे हुए आदमी को, आगे वाले भाजक को यहाँ पे लगा देंगे, सॉरी 30, 10 दिया 30। जब भी कट जाए उसके ऊपर वाला आदमी ही एचसीएफ होता है, यानी कि एचसीएफ ऑफ 420 130 बराबर आ गया है 10, बन गया। अब आपको या आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि क्या हम अभाज्य गुणनखंड विधि से भी बनाएंगे? तो यही बात आएगा। तो कभी भी किसी विधि का चयन करें यही आएगा। नहीं विश्वास होता है तो देखिए, दूसरी विधि भी देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि सेकंड मेथड, दूसरी विधि देखिए। हमने उसमें कहा था दी गई संख्या को लिख लीजिए, लिख लिया हमने। मैं अभी हटूंगा ताकि ये भी आपको क्लियर से दिखाई दे। पहले यहाँ पे दूसरी विधि को समझिए। 420 को तोड़िए तो इतना छोटा तोड़ दीजिए कि अब ये टूटने का नाम ना ले। दूसरी चलिए 21 दूना का 42, फिर दूसरी चलिए 2 एकम 2, 105 दूना का 210 होता है। 3 से जाएंगे, ये चलिए 3 का 9, 3 5 15, 5 चलिए 5 7 35, यानी कि 2 कितना है अपने पास 2 है। और हमने कहा था 1 को भी लेकर चलना है 2 बार, और नहीं भी लेंगे तो कोई मतलब नहीं है। चलिए एक बार नहीं लेके चलते हैं। और 3 कितने बार है 1 बार, और 5 कितने बार है 1 बार, और 7 कितने बार है 1 बार। तो लिया 130 को तोड़िए तो यहाँ 130 को तोड़िए 2 से 65 गुना का 130, 5 जाएगा 13 5 65। अब तो कटेगा नहीं क्योंकि 13 तो खुद ही अभाज्य संख्या है। तो 2 1 बार, 5 1 बार और 13 1 बार। और यहाँ पे एचसीएफ निकाल लिया हमने, गुणनखंड बल्कि निकाल लिया। अब एचसीएफ निकालना शुरू करेंगे। और एचसीएफ निकालना बिल्कुल आसान था क्योंकि हमने कहा था छोटी घात ही आपको एचसीएफ देगा। तो एचसीएफ बराबर हमने कहा दिया था कि छोटी घात जो है आपको एचसीएफ देगी। तो देखिए, तो इस 2 में सबसे छोटा कौन है? तो 2 का पावर 1, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 ठो। इसे 5 का सबसे छोटा कोई है? यहाँ पे भी 5 का 1 ठो, यहाँ पे भी 5 का 1 ठो। इसमें छोटा और बड़ा का सवाल नहीं उठता है। इसका मतलब 3 के पावर नहीं लिखना होगा, 5 के पावर ही लिखना होगा, यानी कि 5 के पावर 1। 3 का पावर क्यों नहीं लिखना होगा? इसलिए नहीं लिखना होगा कि 3 के मुकाबले में इधर कोई है ही नहीं, और 7 के मुकाबले में कोई है नहीं, 13 के मुकाबले में कोई है नहीं। आपने पढ़ा था ना कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए। तो दोनों में यह है क्या? जो दोनों में है उसको ही को लेंगे हम लोग। तो अब गुना कराइए, 2 5 10। देखिए, तो यहाँ पे भी हमने 10 ही प्राप्त किया एचसीएफ, और यहाँ पे भी 10 प्राप्त किया। ठीक है, देख लीजिए बढ़िया से। हमने पूरे उदाहरण को आपके प्रत्यक्ष रख दिया, आपके सामने तो रख ही दिया है। कुछ दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैसेज करके बताइएगा कि हमने क्या नहीं बताया, और बताया भी है तो ये भी बताइए। गलत को गलत और सही को सही कहिए। देखते हैं अगला उदाहरण। अगला उदाहरण क्या है? अगला उदाहरण लगता है कि उदाहरण खत्म ही हो गए। हाँ, उदाहरण अब नहीं है, हम लोग कल चलेंगे।
कल चलते हैं अध्याय यानी कि प्रश्नावली अपनी होगी प्रश्नावली 1.1। कल तो बहुत मजा आने वाला है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि प्रत्येक रोज हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मिले तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें।